नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा लगाकर ज़्यादा रिटर्न कमाने की इच्छा सबकी होती है। हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊँ, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं। और इसका कारण बहुत आसान सा है कि बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और हर कोई कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है और उस रिजल्ट्स को देख के आप बहुत सारी चीज़ें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता कर सकते हैं। और जो कम बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्हीं क्वार्टरली रिजल्ट्स का यूज़ करके बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं, उन रेशियो का यूज़ करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। और उन्हीं रेशियोज़ में से एक है आरओई या आरओसी। इन 2 के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरओई या आरओसीई क्या होता है और उसकी मदद से हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी या अच्छा स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं। एक्चुअली आरओई किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसको प्रॉफिट को जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है, ताकि हमें ये पता लग सके कि उस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो फायदेमंद रहने वाला है या नहीं। ये उस कंपनी के प्रॉफिट इक्विटी के ऊपर कितना प्रॉफिट यानी शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमा के दे रही है या उसके पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, वो हमें ये आरओई से और आरओसीई से पता लगता है। अब जो भी कंपनियाँ होती है, अपने आरओई को लगातार मेंटेन करके रखती हैं एक हाई लेवल के ऊपर, उससे मतलब होता है कि उनके पास जो कर्ज़ा है वो काफ़ी कम है और जब कर्ज़ा कम होता है तो उनको जो कर्ज़े के बदले में जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो भी काफ़ी कम होता है। यानी एक बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के पास में। अब जैसा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी सीरीज़ के पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए नॉर्मली जो प्रमोटर्स हैं वो 2 टाइप के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। पहला इक्विटी और दूसरा डेट। अब इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर्स का या प्रमोटर्स का पैसा होता है उसको इक्विटी का पार्ट बोला जाता है, यानी वो प्योरली इक्विटी के अंडर आता है। लेकिन अगर हम डेट की बात करें या कर्जे की बात करें यानी कि लोन भी है, वो नॉर्मली किसी लेंडर से या बैंक से लिया जाता है, यानी ये कर्जा है। अब जब ये कर्जा है तो उसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो हमको पे करना पड़ेगा और टाइमली रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसमें कोई आप चूक नहीं कर सकते हैं, आपको देना ही देना है। जबकि शेयर होल्डर प्रमोटर का यानी इक्विटी का जो पैसा है उसको कंपनी डिविडेंड के तौर पे वापस भी कर सकती है इन्वेस्टर्स को, या फिर फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास रिटेन भी कर सकती है। तो आरओई जो होता है वो हमें बताता है कि इक्विटी यानी इक्विटी के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट को कमा के दे रही है, इसीलिए इसको रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी बोला जाता है। अब आरओई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें कंपनी की जो टोटल नेट इनकम या प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आरओई निकल के आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या है तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इक्विटी की अगर हम बात करें तो टोटल कंपनी जितने एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी अगर घटा दें तो एसेट इक्विटी निकल के आती है। अब अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है और आपने टोटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो सेल की हैं वो टोटल 120 रुपए की सेल की हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट जो है 20 रुपए हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो प्योरली आपकी थी यानी इक्विटी की थी, इसमें आपने कहीं भी किसी तरह का लोन नहीं लिया था। तो इस केस में अगर हम आरओई कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमारा आरओई जो सिंपल है वो प्रॉफिट यानी नेट इनकम जो है हमारा 20 डिवाइडेड बाई अपना इन्वेस्टमेंट या शेयर होल्डर की जो इक्विटी है, क्योंकि इस केस में हमारी पूरी जो शेयर होल्डर की इक्विटी है 100 रुपए, तो उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 20% आरओई निकल कर आता है। अब हमें यहाँ पे आरओई के केस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है कि हो सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट एक पर्टिकुलर पीस के ऊपर ले रही है वो कम हो, लेकिन अगर आरओई ही उसका यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो वो भी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन को देख के हमको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्लान नहीं करना है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर उसका आरओई अच्छा है। अगर हम केस मान के चलें कि आपने कोई एक सामान है जो 100 रुपए का परचेज किया और उसको आपने मार्केट में 150 रुपीज़ का सेल किया, तो इस केस में लेकिन आपने यहाँ पे 10 पीस सेल किए उसके, तो आपका इस केस में अगर हम मार्जिन की बात करें या प्रॉफिट मार्जिन निकालने की कोशिश करें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है, आपने टोटल 150 रुपीज़ के हिसाब से 10 पीस सेल किए और आपने 100 रुपीज़ के हिसाब से बाई किए थे, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग 33% के हिसाब से आता है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटी जो है पीस की वो ज़्यादा सेल हो रही है तो ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि आप या तो थोड़ा सस्ता आइटम हो लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करो, या फिर थोड़ा महंगा आइटम हो जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो लेकिन थोड़ा कम सेल हो। जैसे कि रॉयल एनफील्ड है, उसका आपका मार्जिन ज़्यादा है लेकिन वो कम सेल होता है, जबकि जो अपैरल ब्रांड है उसका आइटम थोड़ा चीप होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सेल होता है।
तो आरओई एक इम्पोर्टेंट रेशो होता है जो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस को काफी क्लोजली वॉच करता है या काफी क्लोजली शो करता है, और ये हमें बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली पैसा बना रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अगर हम एग्जांपल की ही बात करें तो ल्यूपिन जो फार्मा कंपनी है, उसको अगर हम टाइम पीरियड की बात करें 2016 से 2020 के बीच में, उसने अपनी जो फार्मा का एवरेज सेक्टर का जो पी आरओई था, उससे उसका आरओई ज्यादा था ल्यूपिन कंपनी का। तो इसका मतलब क्या है कि ल्यूपिन के इन्वेस्टर्स ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज्यादा पैसा कमाया एवरेज फार्मा सेक्टर की कंपनी से। अब अगर हम बात करें कि आरओई का कौन सा वैल्यू बेस्ट है, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो अलग अलग कंपनीज का जो सेक्टर वाइज आरओई डिपेंड करता है, यानी सेक्टर पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप आरओई कंपेयर करते हैं तो आपको सेम सेक्टर की कंपनी का ही आरओई कंपेयर करना है, ना कि दूसरे सेक्टर की कंपनी के साथ आपको कंपेयर करना है। अगर हम बेस्ट आरओई की वैल्यू की बात करें तो जनरली 15 से 20% का वैल्यू किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन हर बार ज्यादा आरओई की वैल्यू भी अच्छी नहीं होती है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां आरओई को मैनिपुलेट भी कर सकती है, यानी गड़बड़ भी कर सकती है। अब हम बात करें कि कैसे आरओई को मैनिपुलेट किया जा सकता है या कैसे गलत मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आरओई को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है कंपनीज के लिए। कंपनी ज्यादा लोन लेकर के इसको मैनिपुलेट कर सकती है। अब वो कैसे करती है, उसके लिए एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने कोई इक्विटी का इन्वेस्टमेंट, हमारा प्योरली शेयर होल्डर का या प्रमोटर्स का है, 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस पर 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इस केस में जो आरओई हम अगर कैलकुलेट करें तो टोटल जो हमारा नेट इनकम या प्रॉफिट है 200 रुपए, उसको हम अगर जो प्रॉफिट है हमारा उसको कैपिटल से इन्वेस्ट करें या इक्विटी से, क्योंकि यहाँ पे पूरा 1,000 रुपए का इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, तो उससे अगर करेंगे तो आरओई हमारा 20% निकल के आता है। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जांपल है जिसमें हमें 1,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें से सिर्फ 500 रुपए इक्विटी के हैं, लेकिन 500 रुपए हमने जो लोन लिया है वो 12% के ऊपर लोन लिया है, यानी हमको 60 रुपए इसको 1 साल के बाद चुकाने हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो सिर्फ 140 रुपए बचता है, क्योंकि 60 रुपए हमको बैंक को वापस देने पड़ेंगे। तो इस केस में हम अगर आरओई कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो इक्विटी पार्ट है वो सिर्फ 500 ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि 1,000 रुपए में 500 लोन है। तो यहाँ पे आरओई देखोगे आप कि 28% है। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे आपने 500 रुपए लोन भी लिया, उसके बाद भी आपका आरओई 28% है, जबकि पहले केस में आपका आरओई सिर्फ 20% था, जबकि आपका पूरा का पूरा पैसा आपके शेयर होल्डर का या प्रमोटर्स का लगा हुआ था। तो यहाँ पे लोन लेके कंपनी आरओई को मैनिपुलेट कर सकती है। अब जब हमें पता है कि आरओई को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हम कंपनी के डेट या लोन को देख सकते हैं कि कहीं कंपनी अपना लोन जो है बढ़ा तो नहीं रही है, यानी उसको बार बार ज्यादा लोन तो नहीं दे रही है। और यहाँ पर एक और नए रेशियो का नाम आता है जिसे कहते हैं आरओसीई, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई को रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आरओसीआई के नाम से भी जाना जाता है। ये आरओसी अपनी कैलकुलेशन में इक्विटी और डेट दोनों पार्ट का इस्तेमाल करता है, आरओई की तरह नहीं कि जिसमें सिर्फ इक्विटी पार्ट को इस्तेमाल किया जाता है अपनी कैलकुलेशन में। आरओसी नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव कंपनी जिसमें ज्यादा कैपिटल का यूज होता है, जैसे ऑयल गैस की कंपनियां होती है, उनमें ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे लोन बहुत ज्यादा होता है उन कंपनियों के पास में। और इनको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। कंपनी जो अर्निंग होती है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड किया है, लेकिन इक्विटी और डेट दोनों को मिला के उसको डिवाइड करेंगे तो आरओसी निकल कर आता है। अगर किसी कंपनी का आरओसी कंटिन्यूसली हाई है, अच्छा मेंटेन कर रही है, इसका मतलब ये क्या है कि वो जो कंपनी है उसको अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन वो री इन्वेस्ट कर सकती है, जो कि इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एफिशिएंट है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें कंपनी की आरओसी और आरओई दोनों को देखना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि डेट लेवल जो है कंपनी का लोन बढ़ रहा है या घट रहा है, हमेशा घटना चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक और भी ध्यान देना कि डेट लेवल चेक करने की एक और रेशियो होता है जो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम इन रेशियोज के बेस पे कंपनी का या स्टॉक का एनालिसिस करें उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देनी है कि जब भी हम आरओई आरओसी चेक करते हैं तो आरओई है 15 to 20% का वैल्यू हमेशा गुड होता है, और अगर 25% से ज्यादा है तो अच्छा है। लेकिन कई बार एक्सेसिवली हाई आरओई भी अच्छा नहीं होता है, वो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरा ये कि हमें हमेशा आरओई और आरओसी दोनों को चेक करना है। तीसरा, हमें कंपनी की जो हिस्टोरिकल आरओई है उसके साथ में प्रेजेंट आरओई को कंपेयर करना है, जो प्रेजेंट आरओई है वो बढ़ता रहना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट ये है कि हमको जब भी आरओई या आरओसी कंपेयर करना है वो सेम सेक्टर की कंपनी का करना है, ना कि आउट सेक्टर की कंपनी का। लास्ट, कि हमें कंपनी का डेट लेवल या लोन का लेवल भी चेक करना है, लोन लेवल डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक और भी रेशियो आती है डेट लेवल चेक करने की, जो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। छठा ये कि जब आरओई आरओसी देखते हैं तो आरओई का जो वैल्यू है वो आरओसी से ज्यादा होना चाहिए, जिससे ये सिग्निफिकेंटली पता लगता है कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो है पैसा अच्छा कमा के दे रही है। और जबकि आरओसी में क्या होता है कि वो डेट और इक्विटी दोनों पार्ट कंसिडर करता है। तो इस छोटे से वीडियो से हमने फंडामेंटल एनालिसिस
करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेशियो होता है आरओई और आरओसीई के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का शक रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें रीच कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी या स्टॉक सेलेक्ट कर सकें।